तो आज हम लोग इतना टॉपिक पढ़ेंगे ना। कौन कौन टॉपिक? लेसन 3 है, देख लेना। आज ये 4 टॉपिक आपको पढ़ना है। पहला क्या है ना, अयस्कों का समृद्धिकरण। फर्स्ट में सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाले धातुओं का निष्कर्षण, और सक्रियता श्रेणी के मध्य के में स्थित धातुओं का निष्कर्षण, और सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण। आज इसी के निष्कर्षण के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो पहले हम लोग जाने, सबसे पहले जो बात होगी कि आखिर अयस्कों का समृद्धिकरण क्या होता है। तो पहला टॉपिक यही हम लोग पढ़ेंगे आज कि अयस्कों का समृद्धिकरण। ये क्या होता है समृद्धिकरण, जो शब्द आ रहा है इसके बारे में कोई पूछा आपसे तो आप इसको क्या बताएंगे कि आखिर ये समृद्धिकरण क्या होता है। तो देखिए, आप कहेंगे कि पहला बात जो होता है आपका सक्रियता श्रेणी में कि पृथ्वी से खनिज अयस्कों का समृद्धिकरण। देखो, हम लोग जब जमीन से अयस्क निकालते हैं या खनिज निकालते हैं तो उसमें अशुद्धियाँ उपस्थित होती है। समझ रहे हो? अशुद्धियाँ का मतलब क्या होगा? मिट्टी के कण हो जाएंगे, पत्थर हो जाएंगे, चूना पत्थर हो जाएंगे, रेत हो जाएगा। तो उसको जब हम लोग अयस्क से या खनिज से अलग कर देते हैं, अशुद्धियों को हटा देते हैं, तो इनको हटाने के लिए जिन प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं उसी को हम लोग कहते हैं अयस्कों का समृद्धिकरण। बस जान। और मान लो कि हमारे पास क्या है, तो समझ लो चित्र से। मान लो कि हमारे पास ये धातु है, ये देखो मैं जो कलर कर रहा हूँ ये धातु है, ये वाला, ठीक है। मान लो सोना है, चांदी है, हीरा है, मोती है, सब धातु है। हाँ, इसके अंदर क्या उपस्थित है? तमाम प्रकार का अशुद्धियाँ है। देखा है जो नीला कलर का बना रहे हैं ना, सब अशुद्धि है, या शुद्धि है। अब सोना में मिट्टी चिपका हो तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं। भले चलनिया हो लेकिन चमकदार है तो वही अच्छा लगेगा। आई धातु आपको तो अशुद्धि उपस्थित है, धातु उपस्थित है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो धातु के अंदर अशुद्धियाँ हैं, धूल हैं, मिट्टी के कण हैं, इन सभी अशुद्धियों को जब हम लोग क्या करते हैं, बाहर कर देते हैं धातु से, तो इससे क्या कहते हैं? अयस्कों का समृद्धिकरण। तो थोड़ा सा नोट कर लो, नोट करते चलो कि अयस्क या खनिज में उपस्थित, अयस्क या खनिज में उपस्थित धातुओं के साथ धातुओं के साथ जो अशुद्धियाँ में मिट्टी के कण आ जाएंगे, रेत आ जाएंगे, धूल के कण आ जाएंगे, को हटा दिया जाता है, हटा दिया जाता है, तो इसे अयस्कों का समृद्धिकरण कहते हैं। समृद्धिकरण कहते हैं। अयस्कों का क्या कहते हैं? समृद्धिकरण कहते हैं, ठीक है। धातु के साथ अशुद्धियाँ हैं, धूल के कण हैं, मिट्टी के कण हैं, इन सभी अशुद्धियों को जब हम लोग हटा देते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? अयस्क का समृद्धिकरण कहा जाता है, ठीक है। तो पहला हेडिंग कंप्लीट अयस्क के समृद्धिकरण में। अब हम लोग चलते हैं दूसरा हेडिंग के पास। दूसरा हेडिंग है सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाले धातुओं का निष्कर्षण आप कैसे करेंगे आकाश बाबू? तो लिख लेते हैं सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाले धातुओं का निष्कर्षण।
निष्कर्षण। आपको याद है ना, सक्रियता श्रेणी को हम लोगों ने 3 भागों में बांटा था। सबसे ऊपर वाला जो था उसका नाम था सबसे क्रियाशील धातु, फिर आपके मध्य में जो था उसका, फिर आपके सबसे नीचे जो था, तो नीचे वाला है। नीचे में आपको एक सिल्वर था और एक सोना था, यानी चांदी और सोना था, आपको याद होगा नीचे वाला में सबसे। तो जो नीचे वाले होते हैं, माने आप ये भी पढ़े थे कि सक्रियता श्रेणी में जो नीचे वाले तत्व होते हैं बहुत कम क्रियाशील होते हैं, ताकि किससे क्रिया नहीं करते। आखिर इसको अलग कैसे करेंगे? तो देखिए लिखा गया कि सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाले धातु काफ़ी अनअभिक्रियाशील होते हैं, माने काफ़ी कम क्रियाशील होते, क्रिया नहीं करते हैं। इन धातुओं को ऑक्साइड को केवल गर्म करके ही धातु प्राप्त किया जा सकता है। उदाहरण के लिए सिनबार है, सिनबार का सूत्र आपके पास दिया गया HgS। मरकरी, मरकरी का एक और नाम पारद होता है, जिसको आप पारा भी कहते हैं, का एक अयस्क है। वायु में गर्म करने पे सबसे पहले मर्क्यूरिक ऑक्साइड में बदलता है और फिर ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड को और अधिक गर्म करने पर मर्क्यूरस ऑक्साइड में बदलता है। फिर मर्क्यूरस ऑक्साइड को हम लोग गर्म कर देते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है? मरकरी प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार प्राकृतिक रूप में कॉपर ग्लास यानी Cu2S के रूप में उपलब्ध तांबे को केवल वायु में गर्म करके ही प्राप्त किया जा सकता है। तो कहा कर देखिए, हम लोग पहले समझा देते हैं तब इसके बारे में लिखते हैं। हम लोग यही जाने कि जो सक्रियता श्रेणी में नीचे वाले तत्व आएंगे, जैसे आपके पास चांदी और सोना तो क्रिया ही नहीं करता, हटा दो। जैसे हमारे पास आ गया उदाहरण में पहले, तब इसके बारे में लिखेंगे। मरकरी का आप लिखेंगे मरकरी। अच्छा, मरकरी को हम लोग Hg कहते हैं जी। मरकरी को Hg या पारद भी कहा जाता है। एक तो ये हो जाएगा, एक आपके दिखा रहा है कापर, कापर को हम लोग क्या कहते हैं? Cu कहते हैं। इसको अलग करने के लिए ना सबसे पहले ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं। जैसे मान लो कि अगर इसमें एक बात देख रहे हैं, मरकरी है, यहाँ पर लिख रहे हैं। चलो, मरकरी को अलग करने के लिए, जो मरकरी है, मरकरी को अलग करने के लिए आपके एक लिखा गया मर्क्यूरस सल्फाइड जी। इसी का एक और नाम होता है ना Hg, देख रहे, इसको सीनाबार कहते हैं। सीनाबार या इसी को हम लोग कह देंगे मर्क्यूरिक सल्फाइड। मर्क्यूरिक सल्फाइड HgS, HgS, ठीक है ना। ये आप लेंगे, इधर को यही अयस्क है। अच्छा बताओगे, कोई पूछ दे किसका अयस्क है, तो कहेंगे सर मरकरी का अयस्क है। ये क्या है? अयस्क क्या होता है? अयस्क वो होता है जिससे आप धातु कला करते हैं धातु कला। और यहाँ पर क्या है? HgS। तो HgS तो समझता रहना, HgS है तो Hg किसको बता रहा है? मरकरी का। इसका मतलब मरकरी का ये क्या है? अयस्क है। तो देखो अलग कैसे करेंगे। सबसे पहले जो मर्क्यूरस सल्फाइड HgS है उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करेंगे। कर दिए? तो करेंगे तो आपके पास जो बनेगा मर्क्यूरस ऑक्साइड HgO बनेगा और प्लस यहाँ से SO2 बाहर निकलेगा, यानी सल्फर डाइऑक्साइड बाहर निकला। लेकिन संतुलित कर लो ना, 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पर कर लो, 2 से आगे, ठीक है। अब तो सही हो गया, 2 से यहाँ भी करना पड़ेगा, तो हमें 4 ऑक्सीजन होगा, लेकिन 2 ये हो गया तो 2 से यहाँ भी लो, 2 से यहाँ भी करोगे तो 2 यहाँ भी हो जाना पड़ेगा, तो 2 यहाँ भी करो, तो 2 2 4, यहाँ 3 से गुना करेंगे तो सही हो गया, ठीक है। लेकिन अभी आपको क्या प्राप्त करना है? मरकरी प्राप्त हुआ ही नहीं है। मरकरी का मतलब ये हुआ कि उसको अलग होना चाहिए Hg को। तब क्या करेंगे? यहाँ पर HgO है और HgO को गर्म कर दीजिए। लेकिन गर्म कर देंगे तो मरकरी बनेगा और प्लस आपका ऑक्सीजन बाहर निकलेगा। गर्म कर दें यहाँ पर, ताकि यहाँ भी गर्म किया गया है, तो Hg और प्लस O2 बन गया, संतुलित है ये। अच्छा, एक चीज़ और बता दें हम आपको, कोई भी धातु होता है ना उसके नीचे 2 नहीं लिखते हैं। कोई भी धातु होगा उसके नीचे 2 नहीं लिखेंगे, लेकिन ऑक्सीजन के नीचे हमेशा 2 लिखते हैं निश्चित रूप से, जब अलग रहेगा तो। बात समझ रहे हो? तो इस तरीके से हमें अगर कोई पूछता है कि बताओ
कि मरकरी को कैसे प्राप्त करेंगे, तो ये विधि आप बता सकते हो। कहते हैं कि सर्वप्रथम हम लोग मर्क्यूरस सल्फाइड लेते हैं जी। और हालांकि डायरेक्टली इसको गर्म कर देंगे तभी आपको ये प्राप्त हो जाएगा। ये नहीं लिखते, ये वाला हिस्सा नहीं लिखते, केवल आप क्या लिखते हैं HgO लिखते हैं, गर्म कर देते तभी आपको मरकरी का होता है प्राप्त हो जाता है। मरकरी प्लस ऑक्सीजन प्राप्त हो जाता है। इस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा एक और आपके पास है उदाहरण नंबर 2। चलो डायरेक्टली दिखा दे। कॉपर ऑक्साइड आपके पास है, आप इसको गर्म करिए, ठीक है ना, तो आपको 4 कॉपर प्राप्त हो जाएगा, फिर ऑक्सीजन प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात आपकी होती है सक्रियता श्रेणी में नीचे वाले धातुओं पर निष्कर्षण। नीचे वाले धातुओं कैसे निष्कर्षण का मतलब अलग करना, हमने अलग कर लिया। और 2 तत्वों को नीचे कॉपर और मरकरी जो होता है उसका हमने अलग करके दिखा दिया। तो अब इसके बारे में क्या लिखना है थोड़ा मैं लिख देता हूँ। पहले लिखना है कि सक्रियता श्रेणी, नोट करते चलना कि सक्रियता श्रेणी के नीचे वाले तत्व बहुत कम क्रियाशील होते हैं, बहुत कम क्रियाशील होता है। इसके लिखना, इसके केवल ऑक्साइड अयस्क को गर्म करके, इसके केवल ऑक्साइड अयस्क को गर्म करके धातु प्राप्त कर लिया जाता है, धातु प्राप्त कर लिया जाता है। बस इतना याद रखना, केवल ऑक्साइड अयस्क को गर्म कर देंगे तभी आपको ये धातु जो होगा प्राप्त हो जाएगा। तो बना लो तीसरा हेडिंग, 2 कवर हुआ। तीसरा आप लिखे होंगे सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुओं का निष्कर्षण, धातुओं का निष्कर्षण। सुनो, मध्य में अधिक धातु उपस्थित होते हैं और मध्य में जितने भी धातुएं उपस्थित होते हैं उसका निष्कर्षण करने के लिए हम लोग कुछ प्रयोग करते हैं। जैसे एक निस्तापन होता है, जब अयस्क कार्बोनेट के रूप में रहेगा तो उसको गर्म कर देंगे तो ऑक्साइड में बदल जाएगा, और फिर इसको कार्बन के द्वारा आप चेंज करा देंगे तो हमें प्राप्त हो जाता है। और जो कार्बोनेट के रूप में रहता है, सल्फाइड के रूप में रहता है, उसको ऑक्सीजन के साथ गर्म करके अलग करते हैं। जरा सुनो, पहले हम कुछ बात बताते हैं इसमें कि पहले लिख देते हैं कि सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुओं का निष्कर्षण। तो लिख लेना, सक्रियता लिखते चलो, श्रेणी के मध्य में स्थित धातुएं कम क्रियाशील होती है। मतलब कम मत लिखा, लिख देना क्रियाशील होती है, क्रियाशील होती है। इन धातुओं को उनके अयस्कों से अलग किया जाता है। इन धातुओं को उनके अयस्कों से अलग किया जाता है, अयस्कों से अलग किया जाता है, अलग किया जाता है। अलग करने के लिए हम कार्बोनेट अयस्क को निस्तापन विधि से
तथा सल्फाइड अयस्क को भर्जन विधि से अलग करते हैं। भर्जन विधि से अलग करते हैं। याद कर लो ये सब चीजें। आपसे कोई पूछेगा तो इसको क्या बता सकते हैं। उदाहरण के लिए देखो, समझ लेना सब लोग। उदाहरण में जैसे आपको जिंक का जो निष्कर्षण होता है जिंक सल्फाइड से किया जाता है, यानी जिंक का निष्कर्षण। इसको दो विधि से करते हैं। पहला कि यदि जो जिंक है सल्फाइड अयस्क के रूप में है, जिंक है किसके रूप में है? सल्फाइड के रूप में। देख रहे हैं ना, इसका नाम क्या होगा? जिंक सल्फाइड। और Zn के लिए जिंक, S के लिए सल्फाइड, तो इसका नाम हो जाएगा जिंक सल्फाइड। तो आप इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करेंगे। आपको याद होगा कि जब सल्फाइड अयस्क को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो ऑक्साइड अयस्क में बदल जाता है। तो ऑक्साइड का मतलब बनेगा ये ZnO प्लस SO2 निकलेगा। तो पहले काम करो, SO2 है ना, यह सही लिख लेना, SO2। तो यहाँ संतुलित करो। किसको पहले संतुलित करोगे ना? ऑक्सीजन को। 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 का सल्फर हो गया, तो 2 से यहाँ कर दो, तो 2 जिंक, तो 2 से यहाँ कर दो, 4 आपके 6 ऑक्सीजन, तो 3 से यहाँ पे बना। अब क्या है ना, अब क्या करना है कि जिंक ऑक्साइड जो है इसको गर्म कर दोगे तो हमें क्या मिल जाएगा? जिंक मिल जाएगा और ऑक्सीजन मिल जाएगा। तो फर्स्ट विधि तो ऐसे ही है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इस पूरी प्रक्रिया को याद है ना? इसको कहा जाता है भर्जन। क्या कहा जाता है? अच्छा, भर्जन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वायु की उपस्थिति में हम इसको क्या कर रहे हैं? गर्म कर रहे हैं। वायु की उपस्थिति का मतलब कैसे आप जानेंगे इसमें वायु उपस्थिति? क्योंकि आपने ऑक्सीजन ले लिया। ये जिंक सल्फाइड है, इसके साथ आपने ऑक्सीजन लिया है, इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि वायु की उपस्थिति में। वायु का मतलब ऑक्सीजन। वायु का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन। तो आपने सल्फाइड लिया, इसको ऑक्सीजन के साथ गर्म किया, तो जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड आपको क्या होगा? प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये उदाहरण आपके एक था। अच्छा, इसी उदाहरण को हम लोग एक और तरीके से बता सकते हैं कि जिंक का निष्कर्षण जिंक कार्बोनेट से, जिंक का निष्कर्षण जिंक कार्बोनेट से, जिंक का निष्कर्षण किससे? अब ये देखो कार्बोनेट अयस्क है, तो आपको याद होगा कि कार्बोनेट अयस्क से कार्बोनेट अयस्क जो होता है उसको ऑक्साइड में बदलने के लिए टेम्परेचर की जरूरत नहीं होती है। वायु की अनुपस्थिति में इसको गर्म कर देते हैं। तो क्या होगा? देखो यहाँ पर लिखना जिंक कार्बोनेट, हमने इसको गर्म कर दिया, तब बन गया जिंक ऑक्साइड प्लस CO2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो 2 ये 1 ये 3 हो जाएगा। और फिर आपके पास जो जिंक ऑक्साइड है, आप इसको गर्म कर दीजिए तो बनेगा एक जिंक 2 से मल्टीप्लाई प्लस ऑक्सीजन। लेकिन एक चीज़ जरूर याद रखिएगा इसमें कि इसके निष्कर्षण जो प्रक्रिया होती है उसको निस्तापन कहते हैं। और आपने पढ़ा है कि निस्तापन का मतलब होता है वायु की सीमित मात्रा में या वायु की अनुपस्थिति में भी कह सकते हैं। तो इसमें कहीं ऑक्सीजन आया नहीं है, तो इसीलिए हम कहेंगे कि वायु की अनुपस्थिति में ये पूरी प्रक्रिया संपन्न हो रही है। तो इस प्रकार जो मध्य में स्थित धातुएं होते हैं उसका हम लोग निष्कर्षण कर सकते हैं। और ये जो धातुएं होती हैं उसको हम लोग कार्बोनेट अयस्क से और सल्फाइड अयस्क से अलग करते हैं। हालांकि सल्फाइड अयस्क में ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो ऑक्साइड माने जिंक ऑक्साइड बनता है। फिर जिंक ऑक्साइड को गर्म करते हैं तो जिंक और ऑक्सीजन हमको प्राप्त होता है। जिंक का निष्कर्षण जब जिंक कार्बोनेट से करेंगे तो जिंक कार्बोनेट लेंगे, उसको गर्म कर देंगे तो जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। फिर जिंक ऑक्साइड को गर्म करेंगे तो जिंक और ऑक्सीजन आपको प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने आज जो टॉपिक पढ़ा उसको पढ़ा, बाकी का हम लोग कल पढ़ेंगे टॉपिक।